गोलमेज सम्मेलन और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाग एक, भूमिका और पृष्ठभूमि। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी केवल गांधी और नेहरू तक सीमित नहीं थी, इसमें एक और महानायक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने लंदन जाकर गोलमेज सम्मेलनों में दलितों की आवाज बुलंद की और पूरे विश्व का ध्यान भारत की सामाजिक समस्याओं की ओर खींचा। 1919 के बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ी। साइमन कमीशन आया, भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। भाग दो, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इस सम्मेलन में एक नई आवाज उभरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने दलितों की स्थिति को नेशनल प्रॉब्लम बताया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ मंदिर में प्रवेश नहीं मांगते, हम सम्मान और समानता मांगते हैं। उन्होंने अछूतों को अलग राजनीतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। भाग तीन, ब्रिटिश प्रतिक्रिया और गांधी की अनुपस्थिति। गांधी जी इस सम्मेलन में नहीं थे, लेकिन अंबेडकर ने जो बातें रखी वह ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर गई। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को अलग समुदाय मानने की बात पर विचार शुरू किया। ब्रिटिश प्रेस ने अंबेडकर को द लीडर ऑफ अनटचेबल्स कहा। भारत लौटने पर बाबा साहेब ने दलितों को बताया, अब हमारी आवाज लंदन तक गूंज चुकी है। भाग चार, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और टकराव की शुरुआत। 1931 में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन और इस बार गांधी भी शामिल थे, लेकिन अब टकराव तय था। गांधी और अंबेडकर आमने सामने थे। अंबेडकर ने मांग रखी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग मतदान व्यवस्था। गांधी ने इसका विरोध किया, कहा यह हिंदू समाज को बांट देगा। अंबेडकर ने जवाब दिया, हम हिंदू समाज के नहीं, इंसानियत के हिस्से हैं। भाग पांच, गांधी का अनशन और पूना समझौता। गांधी ने यरवदा जेल में अंबेडकर की मांग के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। एक भावनात्मक संकट पैदा हुआ। पूरे देश में हंगामा, गांधी की जान को खतरा बताया गया। दलितों पर दबाव पड़ा कि वो अंबेडकर को मना करें। अंत में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व्ड सीट्स दी गईं। अंबेडकर टूटे नहीं, लेकिन समझौता किया ताकि गांधी की जान न जाए। भाग 6, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। अंतिम गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। कांग्रेस नहीं आई, पर अंबेडकर फिर पहुंचे। अंबेडकर ने इस बार सामूहिक अधिकारों और दलितों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने दलितों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग पर केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार ने उनके सुझावों को आगामी अधिनियम में जगह दी। भाग 7, गोलमेज सम्मेलनों का प्रभाव। गोलमेज सम्मेलन केवल राजनीतिक आयोजन नहीं थे, वे अंबेडकर के जीवन का मोड़ थे। इन्हीं सम्मेलनों से अंबेडकर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ब्रिटेन के राजनीतिक वर्ग में अंबेडकर को बुद्धिजीवी और दलितों का नेता माना जाने लगा। उन्होंने साफ कर दिया, भारत की आजादी तब तक अधूरी है जब तक अछूत आजाद नहीं। भाग 8, गांधी बनाम अंबेडकर, एक वैचारिक युद्ध। गांधी और अंबेडकर का मतभेद वैचारिक था, व्यक्तिगत नहीं। गांधी दलितों को हरिजन कहते थे, अंबेडकर इसे अपमान मानते थे। अंबेडकर का कहना था, हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। यह बहस भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी थी ताकि कमजोरों की आवाज दबे नहीं। भाग 9, गोलमेज सम्मेलन से संविधान निर्माण तक। गोलमेज सम्मेलनों ने बाबा साहेब को एक ऐसा मंच दिया जहां से वह भारत के संविधान की नींव रखने पहुंचे। गोलमेज में जो मुद्दे उठे, आरक्षण, सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, वही संविधान में शामिल हुए। 1947 में जब संविधान सभा बनी तो यही अंबेडकर उसके मुख्य शिल्पकार बने। उन्होंने जो बोया था गोलमेज में, उसे फसल की तरह संविधान में काटा। भाग 10, निष्कर्ष, अंबेडकर की दूरदर्शिता। आज जब हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह याद रखना होगा, लोकतंत्र की नींव गोलमेज सम्मेलन में रखी गई थी और उसके सबसे सशक्त प्रतिनिधि थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने सिर्फ दलितों की नहीं, पूरे भारत की बात की। उन्होंने यह साबित किया कि बिना सामाजिक समानता के कोई भी आजादी अधूरी है। उनके संघर्ष और विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। अंतिम संदेश, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किए। साथियों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।